हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेकेंड क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पहली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छी तरह से समझ लिया था, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर लिया था, कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं ये देखा था, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी निकाला था। ठीक, तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज से, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में एक चीज रिवाइज करा देता हूं। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी और उसकी वैल्यू होगी KQ/R², वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, राइट। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी KQ/R²। सिंपली इस बात पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। और याद रखिएगा, ये सिंपल सी बात लग रही है लेकिन क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ बोर्ड टाइप के क्वेश्चन से और फिर हम लोग धीरे धीरे करते करते जे एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या करते हैं, मान लेते हैं कि +1 माइक्रोकूलम यहां रखा हुआ है और इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा चार्ज रखा गया है -2 माइक्रोकूलम का, ठीक। और ये पॉइंट P लिया गया है जो कि मिड पॉइंट, राइट। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट P। तो अब देखिए क्या है कि वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर सॉल्व करने के बाद वीडियो को रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखिए और क्वेश्चन अलग से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं चार्जेस को नंबर दे देता हूं 1 2, ठीक है ना। जैसा कूलम फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करते थे एग्जैक्टली, काफी हद तक ऐसा ही कुछ चलेगा आज के लेक्चर में एटलीस्ट, ठीक। तो इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर की ओर, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, राइट। इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज है ना, तो टुवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज। बस इतना याद रखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो इसके भी कारण किधर आएगी, इधर ही आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं E1 + E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E1 + E2, राइट। और E1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, KQ1/R² प्लस KQ2 अपॉन, ये R1 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर, ठीक। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं कि 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू हो गई 10⁻⁻6 अपॉन R का स्क्वायर। R1 R2 तो अभी हमने कैलकुलेट ही नहीं किए। R1 कितना हो जाएगा अगर ये मिड पॉइंट है, तो ये 20 का आधा 10 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है। R1 का स्क्वायर प्लस
के 9 × 10⁻⁹ के Q2 की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁻6 अपॉन कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मीटर में कितना हो जाएगा 0.1, तो अपॉन में क्या आएगा 0.1 का स्क्वायर। ठीक, तो अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं 9 × 10⁹ अपॉन 0.1 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 9 × 10⁹ अपॉन 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01, 0.1 का स्क्वायर 0.01, बचा क्या 10⁻⁻6 प्लस 2 × 10⁻⁻6, राइट। तो ये कितना हो गया 9 × 10⁻, इस 2 जीरोस को ऊपर ले आते हैं तो 11 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻, इंटू 2 + 1, 10⁻⁻6 तो दोनों में है ना, तो 2 + 1 3 × 10⁻⁻6, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 27, 9 3 जा 27 और 10⁻11⁻6 10⁻5 यूनिट न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, नोट कर लो, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कूलम्स लॉ में इसके आगे क्या कराए थे, आपका ट्राइंगल स्क्वायर ये सब। ठीक, तो अब उस टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 equal charges are placed at the vertices of an equilateral triangle. 2 equal charges are kept at the vertices of a equilateral triangle. Of side length A. Find out the electric field. Find out the electric field at the third vertex. At the third vertex. यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, राइट। आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर रिज्यूम करके सोल्यूशन देखिए। अब देखिए क्या है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल पहले क्या हो गया 60। ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस लाइन के अलोंग होगी और अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसको नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक, E1, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसी होगी, इसके अलोंग होगी और अवे फ्रॉम द चार्ज यानी इधर होगी, राइट। ठीक है, तो और ये वाला एंगल इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60। तो E1 कितना आ जाएगा KQ/A² और E2 की वैल्यू देख के लिख लीजिए KQ/A², राइट। ये दोनों इक्वल हैं तो इनको दोनों को मैं क्या बोल देता हूं E, राइट। ठीक, अब ये दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। तो पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे, इनेट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता था ना। तो E1 की वैल्यू भी E है, E2 की वैल्यू भी E है,
और थीटा की वैल्यू कितनी हुई दोनों के बीच का एंगल 60। तो ये कितना आ गया है ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, कॉस 60 और 2 कट जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये 3 स्क्वायर हो गया, तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो गई e√3, राइट, e√3। और ई की वैल्यू कितनी है E1 E2 दोनों ई के बराबर थे, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू √3। ठीक, अब बात करते हैं कि कितने एंगल पर, तो यह एंगल अपने को बताना है। अब आपको ये देखना है कि E1 और E2 दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं। ये दोनों के दोनों E1 और E2 दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, और जब भी दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं वेक्टोरियली, तो उनका रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच होता है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स E1 एंड E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, E के बराबर, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या ठीक बीचों बीच आएगा एंगल बाइसेक्टर पर, तो ये एंगल कितना हुआ 30 डिग्रीज, राइट। नोट कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया था वो चेक कर लें। ठीक है, तो चलिए अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब की बार सेम टाइप का क्वेश्चन है, अब की बार बस ट्रायंगल की जगह एक स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, तो इन 3 कॉर्नर्स पर प्लस क्यू चार्ज, साइड लेंथ ए, और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस कॉर्नर पर। ठीक, तो आप क्वेश्चन इस प्रकार से नोट कर लीजिए और वीडियो पॉज करके सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक, अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए 1, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं और इसको 3 बोल देते हैं। तो 1 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग होगी और अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। 2 वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग होगी, डायगोनल के अलोंग, ऐसे, और इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग होगी और अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, राइट। ठीक है, डायगोनल का लेंथ की जरूरत पड़ेगी, राइट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने के लिए। तो डायगोनल की लेंथ हम पहले लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर a√2। ठीक, पूरा नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो कुछ बच्चे अपनी बेइज्जती समझेंगे कि ये तो सर हमें आता ही है, 10th क्लास की चीज दोबारा बता रहे हैं। ठीक, तो इसको यहीं पर ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूं। अब देखिए क्या है कि E1 इज इक्वल टू कितना हो गया के क्यू बाई ए स्क्वायर, और E2 इज इक्वल टू भी कितना हो गया के क्यू बाई ए स्क्वायर, सॉरी E3, E1 के क्यू बाई ए स्क्वायर, E3 के क्यू बाई ए स्क्वायर, दोनों बराबर हैं, तो दोनों को मैं E बोल देता हूं, इसको भी E बोल देता हूं और इसको भी E बोल देता हूं। ठीक, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या ठीक बीचों बीच, तो ये पूरा 90 था, तो ठीक बीचों बीच क्या हो जाएगा 45 डिग्री पर, और ये जो डायगोनल है ये भी तो 45 डिग्री पर ही आ रहा है ना, ये डायगोनल जो है ये भी तो 45 डिग्री पर ही आ रहा है ना, तो इन दोनों के ठीक बीचों बीच ये E2 वाला वेक्टर है, इन दोनों के ठीक बीचों बीच ये E2 वाला वेक्टर है। तो क्या इसी पर हम लिख सकते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट, राइट, इन दोनों का रिजल्टेंट, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा
मैग्नीट्यूड बस लिखना है ना, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या हो जाता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर E1 और E3 है और दोनों को हमने क्या मान रखा है, E मान रखा है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, E रूट 2, राइट। तो आपका E रूट 2 इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं E2 पर। तो E2 ये जगह कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। 2 वाले चार्ज के केस में आपका आर की वैल्यू क्या है, ए रूट 2, तो ए रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना आ गया, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, राइट, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। तो आपका E और E का रिजल्टेंट E रूट 2 और खुद E2 की वैल्यू वहां पर हमने कैलकुलेट कर रखी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इन दोनों के सम के बराबर। तो E नेट इज इक्वल टू E2 की वैल्यू के क्यू बाई 2a स्क्वायर, ठीक, प्लस E रूट 2 की वैल्यू प्लस E रूट 2 की वैल्यू। तो E की वैल्यू कितनी थी, के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू रूट 2। तो इसमें से के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 2, राइट, 1/2 प्लस रूट 2, ठीक, नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर मैं क्या पूछता हूं कि एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, और इसके हर एक कॉर्नर पर एक एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक, और इसका साइड लेंथ ए, ठीक है। तो आपको बताना है E एट सेंटर, इस रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पर कितनी फील्ड होगी, राइट, इस रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पर कितनी फील्ड होगी, सोचो। अब देखिए क्या है, भैया आप लोग क्वेश्चन अलग से बनाइएगा, जैसे क्वेश्चन अलग बना के छोड़ दीजिएगा सॉल्यूशन के लिए। मेरे पास तो बोर्ड है ना, मैं दोबारा उसी में बना रहा हूं, मुझे थोड़ी दोबारा रिवाइज करना है। अगर आप इसी में मेरी तरह सॉल्व कर देंगे ना, तो आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या था, ठीक। तो क्वेश्चन को एकदम अलग छोड़ दिया करिए। अब देखिए क्या है कि ये पूरा एक रेगुलर हेक्सागन है
ऑफ साइड लेंथ ए, ऑफ साइड लेंथ ए, राइट, और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो अब देखिए क्या है कि अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो हम तो बोल ही सकते हैं कि ये सारे डिस्टेंसेस बराबर होंगे, सारे चार्जेस से सेंटर का डिस्टेंस बराबर होगा। अभी इसको निकाल भी लेंगे लेकिन जरूरत नहीं, ठीक, बराबर हो। तो अब देखिए क्या है कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच चार्ज सेम होगा। इस चार्ज के कारण कितना आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका चार्ज के कारण भी कितना आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस चार्ज के कारण भी कितना आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस चार्ज के कारण कितना आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। यानी सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आएगी, ठीक। तो इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा वाले इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, 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 ठीक, इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए क्या है ना कि अगर बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स किसी पॉइंट के चारों तरफ, अगर बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स किसी पॉइंट के चारों तरफ बराबर बराबर एंगल पर फैले हों, बराबर बराबर एंगल पर फैले हों, तो उन सब का नेट वेक्टर सम कितना हो जाता है, 0। वेक्टर्स में हमने सीखा था, ठीक, कि अगर किसी पॉइंट के चारों तरफ, किसी पॉइंट के चारों तरफ अगर कुछ वेक्टर्स बराबर बराबर एंगल पर फैले हों, ठीक, तो उन सब का नेट वेक्टर सम कितना आता है, 0। इसको आप ऐसे सिंपली समझ सकते हैं ना, अगर पहले का भूल गए हैं, किसी एक पॉइंट है और जैसे समझिए, सपोज करिए कि 4 लोग, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, चारों तरफ बराबर फोर्सेस से खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0, ठीक। ये तो मैंने 4 का एग्जांपल ले लिया। इसी तरह से अगर 3 लोग 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री पर खींचने लगे, तब कितना नेट फोर्स आएगा, 0। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं या फील कर सकते हैं कि अगर बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स बराबर एंगल्स पर लगेंगे किसी पॉइंट के चारों तरफ, तो उनका नेट कितना हो जाएगा, 0। उनका नेट हो जाएगा 0। तो यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितनी हो जाएगी, 0, राइट, ठीक। इनफैक्ट रेगुलर हेक्सागन ही क्यों, कोई भी रेगुलर पॉलीगन लिया जाए और उसके हर एक कॉर्नर पर अगर एक एक चार्ज रख दिया जाए, उसके हर एक कॉर्नर पर एक एक चार्ज रख दिया जाए, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0, ठीक। तो एक सेंटेंस लिख लीजिए, इफ equal charges are kept at the vertices, at all the vertices, are kept at all the vertices of a regular polygon, then electric field at the center, then electric field at the center of the polygon will be 0. Then electric field at the center of the polygon will be
0। ठीक, फिर देखिए क्या है, एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है कि इक्वल चार्जेस आर केप्ट at all the vertices of a regular hexagon except one vertex, ठीक, equal charges are kept at all the vertices of a regular hexagon except at one vertex. Then find out the electric field at the center of the hexagon. At the center of the hexagon. ठीक, अब देखिए क्या है, सोच लीजिए पहले खुद से कि एक कॉर्नर पर चार्ज नहीं रखा गया है। अगर इस पर भी रखा गया होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती? 0। अगर इस पर भी रखा गया होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती? 0। ठीक, तो हम क्या दिमाग लगाएंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के, फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके सम करने से अच्छा है कि हम ये देख लें कि अगर यहां पर भी चार्ज होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती। तो इसका मतलब यह है कि यहां वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान सुनिएगा, यहां वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी चार्जेस के कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रही थी। ठीक, अगर यहां पर भी चार्ज होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां वाले चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन पांचों चार्जेस की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रही थी। और कैंसिल आउट कब कर सकती है? जबकि यहां वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट हो, किसके? इन पांचों के कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एंड ऑपोजिट हो। यानी इन पांचों की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाना चाहिए? इस अकेले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाना चाहिए। यानी हमसे पूछा तो गया है इन पांचों की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? परंतु हम क्या कर सकते हैं कि केवल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल दें तो केवल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन पांचों की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी, राइट? ठीक, तो इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इस आर को मैं निकाल के दिखाता हूं आपको कि ये आर कितना होगा। तो अब आप देखिए क्या है कि अगर एक कोई रेगुलर हेक्सागन है, जिनको पता है वो आगे बढ़े, नहीं तो मैं फाइंड कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग सॉल्व भी हो चुका है। तो अगर रेगुलर हेक्सागन लें
ये एंगल, ये साइड लेंथ ए, ये साइड लेंथ ए, और ये साइड लेंथ भी ए, राइट। तो एक रेगुलर हेक्सागन का एक पूरा एंगल कितना होता है 120, ये तो वही पता है ना। एक डायगोनल खींच देंगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60, राइट। और इसी तरह से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 16। ठीक है, हम डायगोनल की लेंथ पता करना चाहते हैं। तो ये लेंथ ए, ये एंगल 60, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी a cos 60, a cos 60 कितना हो जाएगा a/2, और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी a cos 60, तो ये कितना हो जाएगा a/2, और ये लेंथ a है तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी a, राइट। तो टोटल लेंथ ऑफ द डायगोनल कितना हुआ a/2 प्लस a/2, a एंड a प्लस a 2a, राइट, a प्लस a 2a। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा डायगोनल का आधा, तो r इज इक्वल टू 2a/2 कितना हो गया a। ठीक, तो आंसर, सीधा आंसर लिख सकते हैं। आंसर कितना हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर, नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो हमने चूंकि कूलम्ब्स लॉ पढ़ रखा है तो अब कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली। भाई देखिए क्या है कि कोई एक चार्ज है, इसके कारण हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, तो हम इस पॉइंट पर एक Q0 चार्ज ले जाएंगे और इस पर फोर्स देखेंगे। तो अब हम फोर्स देखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन Q0, फोर्स अपॉन Q0। तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ में को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए वेक्टर कैसा होता था, हेड वहां पर जहां पर फोर्स, जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है, और टेल उस चार्ज पर जो चार्ज फोर्स लगा रहा है। ठीक, तो अब देखिए क्या है, इसको मैं आर वेक्टर बोल देता हूं। तो फोर्स कितना आ जाए के क्यू क्यू नॉट, ऑब्वियसली क्यू और क्यू नॉट साइन के साथ पुट करने हैं, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू आर वेक्टर एंड डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट कट गया, तो ये कितना आ गया है के क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म ये हो गया। ठीक है, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में शुरुआत में कोई फर्क नहीं है, एकदम देखिए वैसा ही वैसा आ रहा है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर देते हैं बोर्ड टाइप, और उसके बाद इसके थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, और अगर आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ वाला लेक्चर मेरा देखा होगा, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पर, जिसमें क्वेश्चंस कराए हैं, तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस हैं, केवल बस डेटा चेंज होगा और करने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, a 2 microcoulomb charge is placed at 2,3,7√3 meters, 2,3,7√3 meters. Then find out the electric field. At 5,7,2√3। ठीक, ऐसे ही कुछ रैंडम पॉइंट्स ले लिए गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी निकालना, सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालना है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव कर रखा है के क्यू अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आर वेक्टर ही देख लेते हैं भाई, बाकी सब तो पुट करना आसान है ना, के की वैल्यू पता है, क्यू की वैल्यू पता है। तो आर वेक्टर के लिए जैसे कूलम्ब्स लॉ में मैं बोलता था कि हेड वहां पर होना चाहिए जहां जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हेड वहां पर होना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जैसे कूलम्ब्स लॉ में हेड वहां पर होना चाहिए जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हेड वहां पर होना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट। तो हेड यहां पर हो जाएगा पी पॉइंट पर, और टेल उस चार्ज पर जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बस याद रखना है, कूलम्ब्स लॉ में हेड वहां पर जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हेड वहां पर, वेक्टर का हेड वहां पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट। तो आर वेक्टर हेड माइनस टेल, 5 माइनस 2 3i कैप, 7 माइनस 4 4i कैप, 7 माइनस 3 सॉरी 4j कैप, 2√3 माइनस 7√3 माइनस 5√3 के कैप। और इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। ठीक, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 25 इंटू 3, तो ये हो गया 25, 25 प्लस 75 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10⁻6। ठीक, यहां पर जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, एक ही लाइन में लिखना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा इसका प्लेस चेंज कर देते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर का क्यूब। आर कितना आया? 10 मीटर्स, 10 का क्यूब, ठीक, इंटू आर वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5√3k कैप, ठीक। तो ये कितना हो गया? 9 माइनस 6 3 और 3 कट गया, ये सारे कट गए, इज इक्वल टू 18 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5√3k कैप न्यूटन पर कूलॉम, राइट, न्यूटन पर कूलॉम। ठीक। तो आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे बेसिक वाले क्वेश्चंस कर लिए, ठीक। अब सबको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ गया होगा, ठीक है ना। पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैंने बोला था ना स्कूल लेवल से स्टार्ट करके जेईई एडवांस लेवल तक जाएंगे, बीच में मेंस नीट सब आएगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।